दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। और ये एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि दवाई बनाती है और ये एक मिड कैप की कंपनी है। तो इस कंपनी का एनालिसिस करने का असल मकसद क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। फैज़ और डीआईएस जो है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और अपने डोमेस्टिक का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसमें जो है अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद शरिया कंप्लायंस भी देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हमारा जो फाइनल आता है वो टेक्निकल। तो ये सारी चीज़ें हम जो है आगे सामने रख के डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। और ये भी हम सबको पता है कि कोई भी जो स्ट्रैटेजी हो या कोई भी इंडिकेटर हो वो 100% वर्क नहीं करता, ये हम सबको पता है। इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रख के ये करेंगे तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं। रिस्क फ्री जो है हरगिज़ नहीं हो सकता, ये भी ज़हन में रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। ये मेरी तरफ से कोई भी जो है एडवाइस नहीं रहेगा कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी का जो सबसे अहम चीज़ है वो है शरिया कंप्लायंट, यानी कि कंपनी जो है शरई तौर पर जायज़ है या नहीं है। कुछ साथी जो है ये हलाल व हराम के लफ्ज़ से जो है वो नाराज़ हो रहे थे। कुछ नॉन मुस्लिम भाइयाँ भी जो है वो नीचे कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग जो हर एक चीज़ में हलाल व हराम ढूंढते। तो जो भाई जो है हलाल व हराम के मुतालिक से नावाकिफ़ है तो उनका क्वेश्चन जो है वैलिड बनता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि इसमें स्टॉक में यानी कि कंपनीज में हलाल व हराम का क्या मसला है। मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि जैसे कि शराब है। शराब तो सबसे पहले तो हर मज़हब में, हर रिलीजन में ये अलाउड नहीं है। और दूसरी बात जो है शराब को जो है कौन अच्छा बोलता है। तो इसी तरह जो है कंपनी, अगर कोई कंपनी शराब ये करती है, बनाती है या फिर उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है या कोई भी इसमें लेन देन का कारोबार करती है तो इसको जो है एक इस्लामिक टर्म में उसको हराम बोला जाता है। ये अरबी लफ्ज़ है। इसी तरह जो है गैम्बलिंग हो गया, जैसे कि जुए सट्टे का है। तो इसी तरह कोई कंपनी जो है जुआ सट्टा का कारोबार करती है, उसको प्रोमोट करती है तो वो भी जो है हराम हो जाती है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वो है सूद का। सूद का तो ये तो हर रिलीजन में भी अलाउड नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट आपको अगर इसका नॉलेज होंगे या फिर आप किसी से ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूद कितना खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए जो है शरीयत ने यानी कि इस्लाम ने इसको हराम बोला है। यानी कि सूदी लेन देन के कारोबार में जितने भी कंपनीज आती है, जैसे बैंकिंग पूरा सेक्टर ही जो है वो इस शरई तौर पर जो है वो नाजायज़ यानी कि हराम बोलते। बल्कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो ख़ुद जो है ये सूद फ्री यानी कि डेट फ्री कंपनीज़ को प्रेफर करते हैं। तो इसी टाइप के जो है और भी कंपनी अगर कुछ ऐसे नाजायज़ कारोबार करती है तो वो जो है क्या बोलते हैं हलाल और हराम में आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को ये सारे बातें समझ में आएंगी कि हलाल और हराम का क्या मसला है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इम्परमिसेबल इनकम जो है इस कंपनी से आपको बहुत ही कम इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी को जो सूद के पैसे यानी कि गैर शरई चीज़ों में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो कंपनी को टोटल कैपिटल में से जो इनको रेशो आ रही है तो वो 0.31% है। तो आपके प्रॉफिट में से इतना ही सिर्फ निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत कम होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी बात है कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 23% है। तो ये जितना कम रहा तो उतना बेहतर है। डेट फ्री जो है बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे कंपनी। तो अगर ये 33 को अगर क्रॉस कर देती है तो ये नॉन शरिया कंप्लायंट बन जाती है। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा अभी इस लिहाज से ज़्यादा है। तो हम आगे जो है पूरा जब डिटेल एनालिसिस देखेंगे वहाँ पे स्क्रीनर पे तो हम देखेंगे कंपनी अपना क्या बोलती है, ये जो कर्जा है तो ये किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है। और ये इसको जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर या फिर ईयर बाय ईयर इसको डिक्रीज़ करे या इंक्रीज़ करे। तो उन सारी चीज़ों को हम सामने रख के फिर हम देखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से परफेक्ट रहेगा या नहीं। ऐसा ना हो कि अगले साल जो है, लॉन्ग टर्म से मुराद क्या है, मिनिमम जो है 1.5 साल, 1.5 से 2 से 3 साल। तो ऐसा ना हो कि ये अगले साल ही जो है नॉन शरिया कंप्लायंट हो जाए और आपका जितना प्रॉफिट है उसको जो है पूरा जो है सेल क्या बोलते सदका कर देना पड़े। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 महीने का रिटर्न्स तो 18% है और 6 महीने का 39%, 1 साल का आप देखेंगे सिर्फ 20% है। इसी तरह अगर 5 साल के देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी जो है अच्छा रिटर्न्स दिए, 335% यहाँ पर रिटर्न दिए। हालांकि ये पिछले 2-2.5 साल से ये साइड वेज के साथ चल रहे थे, ये देखें आप। और यहाँ से उम्मीद है कि इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ये जो है यहाँ से अच्छा रॉकेट यानी कि अच्छा रिटर्न्स यहाँ से दे सकती है। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कंपनी कब ये हुई थी, 2005 में जो ये शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी। और जब से आप यहाँ पर देखेंगे तो 3500% यहाँ पर
रिटर्न्स दे चुकी है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देखें कि जब भी कंपनी जो है थोड़े दिनों तक साइडवेज चला है और उसके बाद जो है यहाँ पर भी देखें आप, थोड़ा साइडवेज जाने के बाद फिर अच्छा यहाँ पर जंप दिखाई थी, उसके बाद फिर साइडवेज जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं अप ट्रेंड में गई थी। अभी जो ये साइडवेज है अगर इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ से जो है बोलेंगे कि इसको भी क्या बोलते हैं, इसको इससे भी डबल यहाँ पर ऊपर जा सकती है। हम आ गए स्क्रीनर पे और यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का भी करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 387 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो असल कारोबार है वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सेल करती है इस टाइप के क्या बोलते हैं दवाइयों के। कंपनी ये करते 3 सेगमेंट बोल सकते। पहला वाला है यहाँ पर आप देख सकते API, एक सेकंड, हाँ, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स, और लास्ट वन है फिनिश्ड डोसेजेस। तो ये 3 सेगमेंट जो है कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको जो है सेलिंग करती है इंडिया में भी और दूसरे कंट्री में भी। मैं अभी आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करके सबसे पहले जो वेबसाइट पे देख लेंगे कंपनी के। जैसे कि हमने यहाँ पर वेबसाइट ओपन किया तो यहाँ पर कुछ डिटेल दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये शो किया कि लास्ट 5 साल में अगर इसका CAGR देखेंगे तो एवरेज 20% से दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो 300 प्लस इसके कस्टमर्स है, यानी कि इनके ख़रीदने वाले जो कस्टमर है 300 प्लस है पूरा ओवरऑल इंडिया और दूसरे कंट्री को मिला के। और दूसरे कंट्री का अगर देखेंगे तो 80 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। ये 3 क्या बोलते हैं चीज़ें, जैसे मैंने ऊपर बताया 3 टाइप्स के दवाई बोल सकते। और 7 जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और इसी के साथ अगर इसका एम्प्लॉयज़ देखेंगे यानी कि कंपनी में जो काम करने वाले वो 3600 से भी ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ पर क्या बोले कि कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास तो वो 38 साल से भी ज़्यादा का यानी कि 3 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब हम देखते हैं कि कंपनी को सेगमेंट वाइड यानी कि कौन से सेगमेंट से कितना कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फिनिश डोसेज जो है उससे 62% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। सेकंड है APIs। ये APIs जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, तो ये कंपनी जो इस क्या बोलते हैं दवाई से 25% और PFI से 12% और अदर जो है उससे 1% कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर लोकेशन वाइज देखेंगे यानी कि कौन से कंट्री से यानी कि कहाँ से इस कंपनी को ज़्यादा ये हो रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे US से कंपनी को 62.7% रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और दूसरा जो है यूरोप से, और उसके बाद इंडिया से बहुत कम है, सिर्फ 5.9%, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कि बाकी दूसरे कंट्री से 5.9, यानी कि यूरोप और US से सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आपको जहन में ये भी याद रखना है कि कंपनी को एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्या बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा मोर पे क्लिक करके भी यहाँ पर देखेंगे तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे हुआ है कि किससे कितना जो है परसेंटेज कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री में कितना इसका प्रेजेंस है। और इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे तो 76% जो है इसको सिर्फ यूरोप और US से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर खुद से देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 9,385 करोड़ अभी इसका मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप की कंपनी है। और इसका अभी स्टॉक का पी और इंडस्ट्री के पी से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको कम ही नज़र आएंगे। और इसका ROC और ROE देखेंगे तो एक हिसाब से चलने के काबिल है। हम इसको इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर कंपनी का अगर इस तरह से नीचे गिर के अगर ऐसा ऊपर उठ रहे होते तो फिर इसको हम उतना ये नहीं करते, इंटरटेन नहीं करते। कंपनी जो है साइडवेज चला है या फिर अप ट्रेंड में गई है, इसलिए जो है इस हिसाब से देख। और फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है तो इसमें स्पिरिट बोनस वगैरह का कुछ चांस नहीं है। और यहाँ पर डिविडेंड थोड़ा बहुत पे करती है। प्रोमोटर होल्डिंग आपको बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे अगर जो DIs है और FIs जो है अगर उसका अगर स्टेक ज़्यादा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर प्लेजिंग भी है। प्लेजिंग जो है ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई बोलते हैं कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10% से जो है वो कम ही है। प्लेजिंग से मतलब अपने शेयर्स को जो है वो गिरवी रख देते हैं, तो ये भी जो है बहुत कम है, कोई घबराने की बात नहीं है। कि कॉम्पिटिटर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे। सबसे पहले तो सन फार्मा है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और इसी तरह बाकी कंपनीज यहाँ पर दे सकते। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 164 से अभी ये इसका जो इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर ईयर बाय ईयर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सेल्स देखते हैं तो
54 से आप यहाँ पर देखेंगे लगातार इंक्रीज़ हुआ है हर साल, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि 4500 से भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ है सेल्स। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 30 से आप यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज़ होते होते उतार चढ़ाव हुआ ज़रूर है, लेकिन अभी प्रेजेंट देखेंगे तो 517, और अभी ये TTM का देखेंगे तो 394 है। बोरोइंग देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर जो है लगातार अपने बोरोइंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो ये एक नेगेटिव साइन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं प्लस पे बोरोइंग की लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत कम है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, तो ज़्यादा मसला नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रहता तो फिर इशू हो सकता था। और इसी के साथ अगर देखेंगे तो कर्जे से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा साइन है। और कैश फ्लो देखेंगे तो पिछले 2 साल से यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर्स का देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने जो है 42, 41 ऐसे जो है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के साथ अभी प्रेजेंट देखेंगे तो 41.97% जो करेंट प्रोमोटर होल्डिंग है। अब यहाँ पर FIs की बात करते हैं तो FIs का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको स्टेक नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा 21% से भी ज़्यादा। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जून से, तो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ किया है। आप यहाँ पर देखिए 21.35 से 21.48 किया है। और DIs तो पहले बहुत ही कम यहाँ पर इनका इसमें बाइंग था, उसके बाद जो लगातार इंक्रीज़ करते करते अभी आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पर इंक्रीज़ करके 7.6% यहाँ पर इंक्रीज़ किए। तो यहाँ पर आपने को एक पॉजिटिव सिग्नल है कि FIs DIs जो अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रही है कि कंपनी जो है अब आगे कुछ अच्छा करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कंपनी का फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, कंपनी का कारोबार वगैरह, और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल देखने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एंजल वन। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्रैन्यूल्स, तो यही वाला है इंडिया लिमिटेड। तो हम यहाँ पर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। चार्ट्स पे सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर्स बता देता हूँ। हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो ये EMA 7 जो है इसको 9 करेंगे। ये ब्लू लाइन जो है EMA 7 है, MACD है, RSI है, और ये CCI है। और इसको अभी हम थोड़ा चेंज कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर EMA 7 को यहाँ पर सेटिंग में जाके इनपुट्स में मैं इसको 9 कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पर चेंज करके 60 कर देता हूँ। लेंथ को खाली यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम इसको चेंज करके सबसे पहले मंथ का देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले EMA 9 का यहाँ पर काम शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए EMA 9 जैसा अप में है और इसके ऊपर कैंडल बना है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब यहाँ पर MACD का देखेंगे तो ये MACD का यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर ही हो गया था, अब यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हो गया है, और ये सिग्नल लाइन जो है ये MACD लाइन क्रॉस कर दिया है। तो ये एक दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है अपना ये CCI, यहाँ पर देखें CCI यहाँ पर सेटिंग करके रखा हूँ मैं 60 और 9। तो CCI ने तो बहुत पहले यहाँ पर ही दे दिया था अपने को सिग्नल। एक सेकंड में बता रहा हूँ, यहाँ पे ही आप यहाँ पर देखें, अगर CCI 69 अगर यूज़ करेंगे तो अपन को जो है ये फर्स्ट सेकंड बार क्रिएट होने से पहले यहाँ पर सिग्नल दे देते, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया था सिग्नल, लेकिन यहाँ से फिर साइडवेज जाना शुरू हो गया था। तो जब ये सेकंड बार जब क्रिएट होता है तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ से फिर अच्छा जो है पॉजिटिव यहाँ से उम्मीद लगाया जा सकता है। और साथ में RSI देखेंगे तो ये अभी 70 के रेंज से बहुत नीचे है, और ये भी अप में है, यहाँ पर एक हिसाब से अप में है। तो यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव सिग्नल है, तो यहाँ के हिसाब से तो अपने को ग्रीन सिग्नल। अब हम क्या करते हैं, वीक का टाइम फ्रेम में भी देखते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ खाली हम हिस्टोग्राम देखेंगे MACD का, बाकी ये सारी चीज़ों की अपने को ज़रूरत नहीं है इनकी। तो यहाँ पर भी अभी पॉजिटिव चल रहे। अब हम देखते हैं फाइनली डे का। तो डे में देखेंगे बहुत पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, और अच्छा खासा यहाँ पर क्या बोलते हैं अप ट्रेंड में जाके साइडवेज जाके फिर यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने की फिराक में। तो यहाँ पर भी अपनों के ग्रीन सिग्नल है, यानी कि अब मंथ भी पॉजिटिव, वीक भी पॉजिटिव, डे भी पॉजिटिव। अब क्या करना है, फाइनली अपने को क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट के पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एक एंट्री, परफेक्ट एंट्री माना जाएगा। अदरवाइज जो है नेगेटिव में ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसलिए कि अपन लॉन्ग टर्म के पर्पज से जा रहे हैं तो इसको उतना जो है अब आती है कि इसमें कितना दिनों तक होल्ड करना है। तो जब मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें मिनिमम जो है 1.5 साल और 1.5 से 3 साल तक जो है इसमें ड्यूरेशन जो है एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इतना रखेंगे तो जो है बेहतर है। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर फिर से मंथ का
सिलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये मंथ का मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज किया है। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये हिस्टोग्राम का ये MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। तो इसको क्रॉस डाउन करे तक ये कितने मंथ हो रहे हैं, आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर इसको जो काउंट करके आप देखें कितना मंथ हो रहे हैं। तो मंथ के हिसाब से आप ईयर भी निकाल ले सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये जब तक क्रॉस डाउन ना हो जाए, जब तक इसमें अगर बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ जो है आप जैसे यहाँ पर टॉप है तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखें CCI को, जैसे यहाँ पर CCI क्रॉस डाउन हो गया तो यहाँ पर ही दे दिया था टॉप में। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से क्रॉस डाउन होने से पहले फिर से जो रिवर्स ले लेते हैं, फिर से जो ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये तो यहाँ पर क्रॉस डाउन हो गया था इसलिए फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में यहाँ पर शुरू हो गया। तो दो तरह से अपन इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर क्रॉस डाउन हो जाता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर अपने को जैसे कि वो 1-1.5 साल की फिर अपनी ज़रूरत नहीं है, जितना दिन भी लग जाए 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकते हैं। अगर 5 साल तक लगातार अगर अप ट्रेंड में ही जा रही है, प्रॉफिट ही दे रही है, तो फिर इसमें निकल के क्यों हमाकत करना है। तो ये 2 तरीके हैं इसमें से जो है एग्ज़िट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप जो है खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, आप अपस्टॉक्स, एंजल वन या फिर ज़ीरोधा किसी में भी आप कर सकते हैं। तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।